तो देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, उस पर्यावरण मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब अगर ये ड्राफ्ट जो है कानून के रूप में बन जाता है, तो एडिटोरियल का मानना है कि इस ड्राफ्ट में पर्यावरण की चिंता कम की गई है। यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नियम होने चाहिए, उन नियमों का अभाव है। इसीलिए इसको टाइटल दिया गया है इन रिवर्स गियर। क्या होता है रिवर्स गियर में? हम पीछे जाते हैं ना, तो कुल मिला के आगे जाने की बजाय ना, कुछ प्रोग्रेस होने की बजाय ऐसा लगता है कि हम जो है पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं इस ड्राफ्ट के माध्यम से। द ड्राफ्ट EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई ये जो ड्राफ्ट है, इस पर और ज़्यादा जो है चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। कंसल्टेशन यानी और ज़्यादा जो है परामर्श की ज़रूरत है। एंड प्रोग्रेसिव चेंज, और इस ड्राफ्ट में बदलाव किए जाने चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव हों, है ना, जो कि आगे ले जाने वाले हों, जो कि सुधारात्मक हों। आगे देखते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में रहना, है ना, ऑन मोर देन वन ओकेजन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। कि इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान ये जो पर्यावरण मंत्रालय है, यह एक से ज़्यादा बार जो है सुर्खियों में रहा है। एज इट वर्कड टू पुश थ्रू का मतलब होता है जल्दबाजी में किसी चीज़ को पास कराना। टू पुश थ्रू रेट्रोग्रेड का मतलब होता है जो आपको पीछे ले जाए। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे ले जाने वाला। इन्वायरमेंटल डिसीजंस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ जनरल पैरालिसिस। ये जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है ना कोरोना वायरस के चलते, सब कुछ हमारा जनजीवन जो है रुका हुआ है, तो इसको कहा गया है जनरल पैरालिसिस। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जनजीवन को लकवा मार गया हो। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान पर्यावरण मंत्रालय ने क्या करने की कोशिश की? इट वर्क, इसने काम किया टू पुश थ्रू, पारित कराने का, रेट्रोग्रेड एनवायरमेंटल डिसीजन, ऐसे पर्यावरण से संबंधित डिसीजंस जो कि पीछे ले जाते हैं, जो कि आपको पीछे ले जाते हैं, इन एटमॉस्फेयर ऑफ जनरल पैरालिसिस। कि पहले से ही हमारे आसपास का जो वातावरण है कोरोना वायरस के चलते, उस वातावरण जो है आप ऐसे कह सकते हो कि लकवे की स्थिति हो रखी है, बिल्कुल पैरालिसिस जैसी स्थिति बन रखी है। और ऐसे हालातों में हमें क्या देखने को मिला कि पर्यावरण मंत्रालय ने कई बार जो है अपने कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि एक तरीके से पीछे ले जाने वाले हैं, उनके ऊपर उनको जो है पारित कराने की कोशिश की। इन अप्रैल में हमने क्या देखा कि एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर यूज्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है ना, इसका मतलब है ये जो इंटरनेट के माध्यम से आप कॉन्फ्रेंस करते हो ना, इंटरनेट के माध्यम से कोई मीटिंग कंडक्ट करते हो, तो उसको बोला जाता है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो अप्रैल में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी स्टैम्प्ड इट्स अप्रूवल ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स। कि देखो, पर्यावरण मंत्रालय के जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, है ना, यानी कि जो विकास के काम है ना, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन डेवलपमेंट, देखो कोई भी आप विकास काम करते हो, जैसे कि मानो आपको कोई किसी जगह पर कोयले की खनन को जो है स्टार्ट करना है, कोल माइन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है आपको, है ना, इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए कि भाई ठीक है, आप इस कोयले की खान की शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन क्या यह कोयले की खान को शुरुआत किए जाना पर्यावरण के लिए उचित रहेगा? तो ये जांचना होता है। उसके लिए हमारे पास एक कमेटी है, उसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी। तो पर्यावरण मंत्रालय ने जो है इस कमेटी से मोहर लगवाने की कोशिश की कि भाई ये जो कमेटी है अपनी अनुमति दे दे, अप्रूवल दे दे ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर, विद सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर कंजर्वेशन। विद सीरियस इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है निहितार्थ। इम्प्लीकेशन का मतलब है कि भाई इससे काफ़ी चीज़ें जो है ना, इस चीज़ से काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फॉर कंजर्वेशन, कि भाई संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, कि पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित काफ़ी पेचीदा बातें अगर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण मंत्री ने जो है क्या कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि भाई किसी भी तरह से ये जो हमारा नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी है, वह विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी अनुमति दे दे।
अब देखो पर्यावरण मंत्री क्या चाहते हैं, ही नाउ वांट्स टू हरिडली मेक ए फंडामेंटल चेंज। हरिडली मतलब जल्दबाजी में, और फंडामेंटल चेंज मतलब बिल्कुल आधारभूत बदलाव। ही नाउ वांट्स टू हरिडली मेक ए फंडामेंटल चेंज टू द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, टू द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। अब वे क्या चाहते हैं, पर्यावरण मंत्री ये चाहते हैं कि टू हरिडली मेक ए फंडामेंटल चेंज, वे एक आधारभूत परिवर्तन करना चाहते हैं प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, कि विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, विभिन्न जो योजनाएं होती हैं, उनको जो है जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाए। तो ऐसा कुछ नियम जो है वो लाना चाहते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, तो देखो इसके ऊपर काम चल रहा है पर्यावरण मंत्री के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया प्रभाव, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। तो इस ये जो EIA नोटिफिकेशन है, इसको लाने की तैयारी चल रही है, और इसके माध्यम से जो है एक आधारभूत परिवर्तन करने की कोशिश है। किस चीज़ में, उस प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, जो विभिन्न तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सके, उनको जल्द से जल्द जो है परमिशन मिल सके। नाउ इन ड्राफ्ट, तो अभी जो मसौदा है हमारे पास EIA का जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में क्या बातें कही गई है, इट सीक्स, तो सीक्स का मतलब होता है चाहना, देखना किसी चीज़ को, है ना। इट सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2006, तो वर्तमान जिस EIA के ऊपर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा काम चल रहा है, उसमें जो है कोशिश की गई है कि हमारा 2006 का जो EIA नोटिफिकेशन है, उसको क्या किया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए और नया EIA लाया जाए। द प्रोपोज्ड प्रोविजन, प्रोपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित, और प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान। तो वर्तमान में जो EIA, उसमें जो प्रावधान रखे गए हैं ना, जो प्रस्तावित प्रावधान है, वो क्या दिखाते हैं, दैट द मिनिस्ट्री हैज़ गॉन टू ग्रेट लेंथ टू रिड्यूस। देखो जब भी आप ग्रेट लेंथ है ना, टू गो ग्रेट लेंथ का मतलब होता है डिटेल में देखना चीज़ों को, टू गो ग्रेट लेंथ का मतलब होता है डिटेल में चीज़ों को देखना। मिनिस्ट्री हैज़ गॉन टू ग्रेट लेंथ टू रिड्यूस और इवन रिमूव पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो देखो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि भाई जैसे कोल माइनिंग स्टार्ट होनी है किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उस क्षेत्र के जो लोग बाग हैं, उन लोग बागों को बुलाया जाता है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, मीटिंग कंडक्ट की जाती है। उन वे जो पर्टिकुलर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कोल माइनिंग स्टार्ट होनी, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोल माइनिंग से संबंधित एक इस तरह के कई प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालें। जैसे कि किसी क्षेत्र में पुल का निर्माण किया जाना है, तो वहाँ के लोगों को बुलाया जाता है, क्षेत्रीय लोगों को, उनकी राय ली जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, मीटिंग होती है, पब्लिक हियरिंग होती है, उनसे पूछा जाता है, उनके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो ये सारी जो है प्रस्ताव होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो EIA पर्यावरण मंत्रालय लाने जा रहा है, उसमें ये जो पब्लिक कंसल्टेशन है ना, इसको बिल्कुल कम करने की कोशिश की जा रही है। ये एडिटोरियल बात करता है टू रिड्यूस और इवन रिमूव पब्लिक पार्टिसिपेशन, की पब्लिक पार्टिसिपेशन जो सार्वजनिक भागीदारी है, या तो उसे कम करने की कोशिश की जा रही है या फिर बिल्कुल ही रिमूव, है ना, बिल्कुल खत्म ही कर दो पब्लिक पार्टिसिपेशन को। एंड बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तारित करना, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, कि भाई क्या करने की कोशिश की जा रही है कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, बस उनका विचार लिया जाए और अप्रूवल दे दिया जाए। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट होता है, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है पर्यावरण की दृष्टि से ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ठीक है, इसे जो है पारित किया जा सकता है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया और तुरंत जो है किसी भी प्रोजेक्ट को पारित कर दिया। पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस मे ऑल्सो नॉट बी टेकन कॉग्निसेंस ऑफ, कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, है ना, किसी चीज़ को अपनी जानकारी में लेना। तो पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस मे ऑल्सो नॉट बी टेकन कॉग्निसेंस ऑफ, कोशिश की जा रही है इस EIA में कि पब्लिक के द्वारा जो रिपोर्ट की जाती है ना वायलेशंस की, वायलेशंस यानी उल्लंघन, कि भाई ये प्रोजेक्ट्स है और पब्लिक को लगता है कि इस प्रोजेक्ट्स में कुछ चीज़ों का जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसमें भी जो है पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के पब्लिक की भागीदारी किसी भी रूप में हो, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। वाइल देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट, वाइल देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स,
एडिटोरियल बात करता है कि ठीक है कि ये जो विकास से संबंधित योजनाएं होती हैं उनका महत्व है ना, इसके ऊपर हम किसी तरह का आर्ग्यू नहीं कर सकते। वाइल देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि वास्तव में जरूरी है विकासात्मक जो योजनाएं हैं उनको किया जाना चाहिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन फिर भी इट हैज़ रिजॉर्टेड टू, देखो रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना। सोफिस्ट्री, देखो सोफिस्ट्री का मतलब होता है कुतर्क, सोफिस्ट्री का मतलब होता है कुतर्क इन क्लासिफाइंग एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस का मतलब है छूट देना, है ना, कुतर्क भी कह सकते हो आप, या इन्हें कह सकते हो कि मतलब झूठे तर्क भी आप कह सकते हो, है ना। एक तो होती है मतलब बिल्कुल सच्ची बातों को लेकर आर्ग्यू करना, एक होता है मतलब झूठे तर्क देना, है ना, झूठी बातों के ऊपर अपनी बातों को आधारित करना। तो इट हैज़ रिजॉर्टेड टू सोफिस्ट्री इन क्लासिफाइंग एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पशंस, कि देखो विभिन्न तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, विभिन्न तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ना, कि भाई एक तरह के ये प्रोजेक्ट्स हो गए, ये दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में विभिन्न तरह की छूट दी गई है। यानी कि कई प्रोजेक्ट्स में जैसे कहा गया है कि भाई इन प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, इन प्रोजेक्ट्स को जो है जल्दी पास किया जा सकता है। तो एग्जाम्पशन है ना, इन प्रोजेक्ट्स में विभिन्न तरह के एग्जाम्पशन दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम्पशंस देने में, छूट देने में जो है जो लॉजिक दिया गया है ना वो लॉजिक गलत है। जैसे सेक्शन 26 कि भाई ये जो EIA है, प्रस्तावित EIA है, इसके सेक्शन 26 में क्या बात कही गई है, प्रोवाइड्स, उसमें ये बात कही गई है ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वुड नॉट अट्रैक्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो देखो एक लिस्ट बनाई गई है EIA, ये जो प्रस्तावित EIA है, इसके सेक्शन 26 में क्या किया गया है, एक प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाई गई है कि भाई ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत होगी ही नहीं, उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही नहीं पड़ेगा, और परमिशन है ना, कोई परमिशन नहीं चाहिए उसके लिए। अगर आपको करना है प्रोजेक्ट स्टार्ट तो आप आरामी से कर सकते हो, इंक्लूडिंग कोल माइनिंग। देखो ऐसे ऐसे क्षेत्र भी ले लिए ना, कोल माइनिंग। अब अगर आपका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोल माइनिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है नए प्रस्तावित EIA के अनुसार। इसके अलावा एंड सीस्मिक, इस स्पेलिंग को याद कर लेना ना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है। एंड सीस्मिक सर्वेस फॉर ऑयल, सीस्मिक का मतलब होता है भूकंप संबंधी, सर्वेस फॉर ऑयल, ठीक है। अब जैसे कि आपको क्या है कि ऑयल से संबंधित जो है आपको क्या करना है, एक आप कह सकते हो कि भाई ऑयल से संबंधित कोई फैक्ट्री आपको स्थापित करना है, तो उसके लिए, या फिर आपको ऑयल निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है, भूकंप संबंधित सर्वे कंडक्ट किया जाना जरूरी होता है कि भाई आप ऑयल निकालने जा रहे हो इस क्षेत्र से, तो ऐसा तो नहीं कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ये इस क्षेत्र में जो है भूकंप आने की संभावनाएं बनेंगी, तो उसके लिए क्या क्लियरेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि मीथेन है एंड शेल गैस है ऑन सम लैंड्स, है ना, तो इस तरह की जो गैस है अगर इनको भी, इनसे संबंधित अगर कोई काम किया जा रहा है तो इन सब के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ये डिटेल। इसके अलावा और भी अन्य कई बातें हैं। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन फॉर दीज एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। अब देखो कि ये जो प्रस्तावित EIA है इसका जो सेक्शन 24 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई एग्जाम्पशन, छूट दी गई है फॉर दीज एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स, कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसके अलावा अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए सार्वजनिक कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों से विचार विमर्श करने की, लोगों की राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, कुल मिला के ये जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े होते हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, तो इसमें जो है लिमिट है ना, सीमित करने की कोशिश की गई। स्कोप का मतलब है गुंजाइश, पब्लिक कंसल्टेशन या पब्लिक जो इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए गुंजाइश बिल्कुल छोड़ी ही नहीं गई है टू द डिस्ट्रिक्ट कंसल्ट, है ना, कि भाई जिस क्षेत्र से संबंधित जो क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र के लोग हैं। इन द केस ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, इन द केस ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय जो हमारे पार्क हैं या फिर ये जो सेंचुरीज हैं, वेयर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विल पास, वेयर पाइपलाइन, देखो कोई भी चीज़ जब पाइपलाइन में होती है ना, पाइपलाइन का मतलब होता है कि भाई इस पर काम चल रहा है, ये योजना, इस योजना पे हम काम कर रहे हैं, तब बोलते हैं कि यार ये तो, कि भाई कुछ योजनाएं तो मैंने लागू कर दी हैं और मेरी कुछ योजनाएं हैं वे पाइपलाइन में चल रही हैं, पाइपलाइन में चल रही हैं मतलब इन योजनाओं पर काम चल रहा है।
तो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी एक तरीके से आप कह सकते हो अंडरवे है। अंडरवे है मतलब इन पर काम चल रहा है। तो इनको भी जो है, इनके लिए भी जो है क्या कह सकते हो आप कि कंसल्टेशन लेने की कोई किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ऐसी कोशिश इस EIA में की गई है। रोड्स एंड हाईवेज गेट लिबरल कंसेशन। रोड्स एंड हाईवेज गेट लिबरल कंसेशन। तो ये जो EIA है इसमें ये प्रावधान करने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी रोड का निर्माण किया जाना है या कोई भी हाईवे का निर्माण किया जाना है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छूट देने की कोशिश की है। लिबरल का मतलब है उदार रवैया अपनाना ना, उदार होना। लिबरल कंसेशंस का मतलब है छूट देना। तो इनको जो है मतलब कोई पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो फटाफट स्टार्ट करो, है ना। कोई ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है कि पर्यावरण की दृष्टि से ये हितकारी है या पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदेह है। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं बातों को और ऐड करने के लिए ना, कुछ और ऐड करने के लिए। इट रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। द क्लॉज दैट, अब इस EIA में इस बात को भी बरकरार रखा गया है, इस क्लोज को भी बरकरार रखा गया है दैट इफ ए पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी, कंसीडर का मतलब है विचार करना, मानना, द लोकल सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, टू पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन्स, द पब्लिक कंसल्टेशन नीड नॉट इंक्लूड ए पब्लिक हियरिंग। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना पब्लिक हियरिंग, यहाँ पे पब्लिक हियरिंग का मतलब यही है कि भाई किसी क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जाना है, कहीं जो है रोड का निर्माण किया जाना है, कहीं हाईवे का निर्माण किया जाना है, कहीं जो है कोल माइनिंग स्टार्ट की जानी है, तो वहाँ क्या किया जाता है, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं ना उनको बुलाया जाता है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और उनके साथ जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है और वहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ों का, पर्यावरण से जुड़ी हुई जो बातें होती है ना उनका समाधान करने की कोशिश की जाती है। क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वर्तमान में इसमें ये जो EIA है इसमें इस उपबंध को बरकरार रखा गया है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी या किसी पब्लिक एजेंसी को ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय परिस्थिति है नॉट कंड्यूसिव टू पार्टिसिपेशन बाय सिचुएशन, कि क्षेत्रीय परिस्थिति जो है वह लोगों की भागीदारी के अनुकूल नहीं है, तो लोगों की भागीदारी या लोगों की राय लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा प्रावधान इस EIA में रखा गया है। आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द फार रीचिंग नेचर, फार रीचिंग का मतलब है दूरगामी, फार रीचिंग नेचर ऑफ इट्स प्रोपोज्ड एक्शंस, कि भाई इस जो प्रस्तावित EIA है इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों का जो परिणाम है वो काफ़ी दूरगामी होगा। द सेंटर हैज़ डिस्प्लेड, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने प्रदर्शित किया, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शित करना, अनसीमली हेस्ट, अनसीमली का मतलब होता है अनुचित, हेस्ट का मतलब है जल्दबाजी, टू गेट देम इन प्लेस, लेकिन इन सब के बावजूद है ना कि भाई ये जो बातें इस EIA में रखी गई हैं इन बातों के काफ़ी दूरगामी परिणाम होंगे और केंद्र सरकार को ये बात पता भी है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने अनुचित जल्दबाजी प्रदर्शित की है, टू गेट देम इन प्लेस, है ना, कि भाई इसके बावजूद भी केंद्र सरकार चाहती है कि ठीक है ये EIA जो है पास हो जाए। एंड मिस्टर जावड़ेकर हैज़ नॉट एडेड, है ना, एड का मतलब है सहायता उपलब्ध कराना, है ना, एडेड क्रेडिबिलिटी बाय, हैज़ नॉट एडेड क्रेडिबिलिटी बाय ट्राइंग टू शट डाउन पब्लिक रिस्पॉन्सेज टू द ड्राफ्ट अर्ली। तो एडिटोरियल ये बात करते हैं कि है ना कि एडेड क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, है ना, कि भाई विश्वसनीयता को सपोर्ट करना, बाय ट्राइंग टू शट डाउन पब्लिक रिस्पॉन्सेज टू द ड्राफ्ट अर्ली। भाई क्या किया कि ये जो ड्राफ्ट निर्मित किया जा रहा है ना, ये जो कानून निर्मित करने के लिए जो ड्राफ्ट है, तो क्या किया, जो पब्लिक की जो प्रतिक्रियाएं होती है ना उन प्रतिक्रियाओं को, मतलब जो पब्लिक की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर, पब्लिक के जो सुझाव आ रहे हैं उनको बंद कर दिया, उनको सुझाव लेना ही बंद कर दिया। मिस्टर जावड़ेकर ने ये किया है, नॉट एडेड क्रेडिट। तो ऐसा जो काम किया ना मिस्टर जावड़ेकर ने कि पब्लिक की प्रतिक्रिया लेने से को जो है मना कर दिया, तो इससे विश्वसनीयता जो है उस पर असर पड़ा है, क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हुई है कि भाई सरकार के प्रति लोगों की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, या फिर पर्यावरण मंत्रालय के प्रति लोगों की विश्वसनीयता है ना, वो जो है खत्म हुई है। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है। इट टुक ए दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू एक्सटेंड द डेडलाइन टू अगस्त 11। तो मिस्टर जावड़ेकर ने तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी, लोगों के जो सुझाव थे, वे सुझाव लेने बंद कर दिए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा से ये जो डेडलाइन है ना, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा, एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देना, इस समय सीमा को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यानी कि अभी लोग बाग जो हैं
या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं 11 अगस्त तक। ये किसने किया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने। द एक्सरसाइज हैज़ बीन फर्दर मडिड। देखो मड का मतलब क्या होता है? कीचड़। मडिड का मतलब होता है एक तरीके से उसको गंदा कर देना, चीज़ों को ना मटमैला कर देना, अस्पष्ट कर देना। द एक्सरसाइज हैज़ बीन फर्दर मडिड बाय द मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमयी ब्लॉकिंग ऑफ सम एक्टिविस्ट वेबसाइट कॉलिंग फॉर द EIA प्रपोजल टू बी ड्रॉप्ड। देखो क्या है कि कुछ पर्यावरण से जुड़ी हुई वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट ने क्या कहा है? उन वेबसाइट का कहना है कि ये जो EIA के जो प्रपोजल्स हैं उनमें से कुछ प्रपोजल्स को ड्रॉप किया जाना चाहिए। तो क्या किया गया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा इन वेबसाइट्स को ही जो है एक तरीके से आप कह सकते हो बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। द एक्सरसाइज हैज बीन फर्दर मडिड बाय द मिस्टीरियस ब्लॉकिंग, मतलब रहस्यमयी तरीके से इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। कौन सी वेबसाइट्स को? उन वेबसाइट्स को जो EIA से संबंधित कुछ प्रावधानों के ऊपर अपने ऑब्जेक्शंस दे रही थी। एंड डिमांडिंग ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। और ये पर्यावरण से संबंधित जो वेबसाइट्स हैं इनकी अप्रोच क्या थी, इनका दृष्टिकोण क्या था? ये चाह रही थी कि कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फॉर फ्यूचर जनरेशंस, आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको बचाने के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा जो EIA में विभिन्न प्रावधान हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुचित हैं उनको हटाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो वेबसाइट्स थी ना, उन वेबसाइट्स को क्या किया गया? रहस्यमयी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, पता ही नहीं वे वेबसाइट कहाँ चली गई। क्लियरली, स्पष्ट रूप से द सेंटर्स अटेम्प्ट, कि भाई जो केंद्र सरकार का प्रयास है एट वीकनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो चेक एंड बैलेंस का क्या मतलब होता है? देखो चेक का मतलब है कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस है ना, चेक का मतलब है कंट्रोल करना, कि भाई कोई भी कानून आप लाने जा रहे हो तो उसके ऊपर क्या है? पर्याप्त चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उस कानून को देखा जाना चाहिए, उस पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए कि भाई ये कानून जो ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर और झुका हुआ हो, है ना, एक बैलेंस कानून होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्लियरली द सेंटर्स अटेम्प्ट एट वीकनिंग, कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है ना, चेक एंड बैलेंस के सिस्टम से मतलब है कि भाई कोई भी कानून है उसको पूरी तरीके से जांचना परखना, है ना, या प्रत्येक लोगों की राय सुनना, विपक्ष की राय सुनना, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें सुनना, है ना, चेक एंड बैलेंस आर नॉट न्यू। तो केंद्र सरकार का ये जो रवैया है कि केंद्र सरकार हमेशा से चेक एंड बैलेंस जो अप्रोच होती है उसको कमजोर करती रही है, कोई नई बात नहीं है। A study of coal mining clearances shows that 4,302 hectares of forest were diverted during 2014-18। देखो क्या हुआ कि 2014 से 18 के दौरान हमें क्या देखने को मिला? लगभग इतना क्षेत्र 4,302 हेक्टेयर जो जंगल का क्षेत्र है ना, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको जो है कोल माइनिंग की ओर मोड़ दिया गया। यानी कि 4,302 हेक्टेयर का जो क्षेत्र था ना, जो जंगल का क्षेत्र था, इसे कोल माइनिंग में तब्दील कर दिया गया, कोल माइनिंग के लिए जो है क्लियरेंस दे दिया गया 2014 से 18 के दौरान। फेवरिंग एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है उत्खनन, ये जो कोयला निकाला जाता है ना या कोई भी चीज़ निकाली जाती है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ओवर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है पर्यावरण संरक्षण। यानी कि ये देखो ये जो काम किया गया ना कि इतना बड़ा क्षेत्र जो कि पर्यावरण का था, इतना बड़ा क्षेत्र जो कि जंगल का क्षेत्र था, इतने बड़े क्षेत्र को जो है आसानी से कोल माइनिंग को दे दिया गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण से ज़्यादा हमें उत्खनन की चिंता है। कोविड-19 हैज़ पावरफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड, कि कोरोना वायरस जो है इसने बहुत ही दमदार तरीके से प्रदर्शित किया है किस चीज़ को? द वैल्यू ऑफ नेचर फॉर वेलबींग, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का कितना महत्व है। वैल्यू ऑफ नेचर है ना, कि कोरोना वायरस ने इस बात को भली भांति प्रदर्शित कर दिया है कि वैल्यू ऑफ नेचर फॉर वेलबींग, हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का कितना ज़्यादा महत्व है। ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट एंड कैप्चर्ड वाइल्ड लाइफ ब्रिंगिंग वायरस रिजर्वॉइस। देखो ये जो शब्द है ना रिजर्वॉइस, इसका मतलब क्या है? इस रिजर्वॉइस का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वायरस पैदा होते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है उसको बोलते हैं रिजर्वॉइस। तो ये जो वायरस होते हैं ना, ये क्या होते हैं? वायरस जो है ज़्यादातर ये जो जंगली जानवर होते हैं, इन जंगली जानवरों में पनपते हैं ये वायरस।
जैसे कि कोरोना वायरस है या फिर अन्य कोई वायरस होते हैं, ये कहाँ पनपते हैं ना, इनका रिजर्वोयर कौन क्या होता है? रिजर्वोयर का मतलब है कि जिस जगह वे पैदा होते हैं और जिस जगह उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो वे पैदा होते हैं इन जंगली जंतुओं के अंतर्गत। तो अब आप क्या कर रहे हो? ऑफ लॉस्ट फॉरेस्ट, जंगलों में कमी आती जा रही है। कैप्चर्ड वाइल्ड लाइफ ब्रिंगिंग, और ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ है ना, ये जो हमारी जंगली प्रजातियां हैं, ये शहरों के निकट आती जा रही हैं, तो उनके माध्यम से जो वायरस हैं वे भी हमारे निकट आते जा रहे हैं। क्लोजर टू ह्यूमंस एंड फॉल एयर, इसके अलावा जो प्रदूषित हवा है, फॉल का मतलब है प्रदूषित, फॉल एयर डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ, और ये जो गंदी हवा है, इस गंदी हवा के माध्यम से व्यक्ति, ये जो लोग बाग हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई, एंड फॉल एयर डिस्ट्रॉइंग देयर हेल्थ है ना, लोगों का स्वास्थ्य तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, साथ ही साथ जो विभिन्न वाइल्ड लाइफ है उनका स्वास्थ्य भी जो है एक तरीके से क्या कह सकते हो आप कि उनके स्वास्थ्य को भी जो है नुकसान पहुंच रहा है। वाइल देयर माइट बी ए केस, इस बात की संभावना बनती है कि इस बात का भी केस हो सकता है फॉर सम चेंजेस, कि भाई ये जो EIA है इसमें कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन मच ऑफ द प्रपोज्ड EIA सिस्टम, लेकिन ज़्यादातर जो प्रस्तावित EIA से संबंधित सिस्टम जो कानून है, कैन ओनली मेक थिंग्स वर्स मच ऑफ द प्रपोज्ड EIA, लेकिन वर्तमान में EIA के तहत जिन नियमों को प्रस्तावित किया गया है वे नियम ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड शुड नॉट बी पुश्ड थ्रू, पुश थ्रू का मतलब मैंने आपको बताया जल्दबाजी में जो है किसी चीज़ को पारित करवाना है ना, तो ये एडिटोरियल कहना है। एंड शुड नॉट बी पुश्ड थ्रू का मतलब है कि भाई जल्दबाजी में इस EIA को जो है पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं, तो ये तो था हमारा एडिटोरियल, और आज हम देख लेते हैं कि भाई ये जो सम और एनी का जो प्रयोग करते हैं ना, इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सम और एनी कॉमन एरर्स में भी काफ़ी आता है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा जा सकता है ना, सम और एनी का प्रयोग। तो देखो, सम का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एक सिंपल सेंटेंस, या आप कहो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, उनमें हम करते हैं किसका? सम का प्रयोग। या फिर रिक्वेस्ट या फिर ऑफर करनी हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को कुछ चीज़ ऑफर करनी हो, तब भी आप क्या करते हो? सम का प्रयोग करते हो। एनी का प्रयोग कब करते हो? नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं उन नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी एनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर जिनमें किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो, पहला उदाहरण, ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है तेजी से फैलना, है ना। इसको ब्रेकआउट का मतलब प्रकोप भी होता है। तेजी से फैलना का मतलब है जैसे कोई बीमारी है वो अचानक से फैलती है तेजी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। वी नीड, अब यहाँ पे क्या लगाएं? सम लगाएं या एनी लगाएं? ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक, कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण हमें जरूरत है, तो क्या लगाएं यहाँ पे? सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस है तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम। ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस, सिंपल का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस ब्रेकआउट वी नीड सम हेल्प, कि कोरोना वायरस के फैलने के चलते हमें कुछ मदद चाहिए, है ना, कुछ मदद की जरूरत है। अगला देखते हैं, ही लुक्स इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, है ना, जो एक तरीके से लोगों से कम मिलता जुलता है ना, अपने में ही खोया रहता है। ही लुक्स इंट्रोवर्ट, कि वह अंतर्मुखी स्वभाव का लगता है। हैज़ ही गॉट, अब देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य आ गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो उसमें क्या करते हो आप? एनी का प्रयोग करते हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, बस, है ना। आगे देखेंगे कि ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो या फिर जिनमें किसी को कुछ ऑफर किया गया हो, वहां आप जो है सम का प्रयोग करोगे, अन्यथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग करेंगे। तो भाई वह जो है अंतर्मुखी दिखता है, तो क्या कारण हो सकता है उसके अंतर्मुखी दिखने का, है ना। कोई पूछ रहा है, हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स, क्या कोई उसके दोस्त हैं? क्या उसके कोई दोस्त हैं? हैज़ ही गॉट एनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ भी हम एनी का प्रयोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, ही डिड नॉट परचेस। अब देखो नेगेटिव आ गया वाक्य, ही डिड नॉट परचेस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एनी। स्पुरियस प्रोडक्ट्स, स्पुरियस का मतलब होता है नकली। देखो, एक तो होती है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, एक होते हैं नकली प्रोडक्ट्स, तो नकली के लिए हम क्या लगा देते हैं? नकली के हम लगा देते हैं स्पुरियस। ही डिड नॉट परचेज एनी स्पुरियस प्रोडक्ट, कि उसने कोई भी नकली सामान नहीं खरीदे। ही डिड नॉट परचेज एनी स्पुरियस प्रोडक्ट्स।
अगला देखते हैं, कुड यू लैंड मी, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? कुड यू लैंड मी मनी टू रिपेयर माई रन डाउन बिल्डिंग। देखो रन डाउन का मतलब होता है खराब हालत, रन डाउन का मतलब होता है खराब हालत। जैसे मैं आपसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि क्या चक्कर है यार, आजकल तुम बड़ी ही रन डाउन हालत में नजर आ रहे हो, है ना, स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा, तो इस तरह से भी हम रन डाउन का प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, उसके लिए भी हम रन डाउन का प्रयोग करते हैं ना। तो रन डाउन एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके की फ्रेजल वर्ब है ये, है ना। तो कुड यू लैंड मी, अब ये देखो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पर और इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो हम सम का प्रयोग करेंगे। तो कुड यू लैंड मी सम मनी टू रिपेयर माई रन डाउन बिल्डिंग, क्या देखो यहाँ पे क्या निवेदन किया जा रहा है कि क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? क्यों चाहिए मुझे पैसा उधार? ताकि मैं जो मेरी बिल्डिंग है ना, उस जो खराब हालत में उसकी रिपेयरिंग करवा सकूं। तो इस तरह से इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल ध्यान देना है। एक बार फिर सुनो कि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है, सकारात्मक जो वाक्य हैं, उनमें हम करते हैं सम का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें हम करते हैं एनी का प्रयोग। लेकिन ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा हो। अब देखो ये पांचवा सेंटेंसेस देखो, वुड यू लाइक सम कॉफी, यहाँ पे एनी नहीं आएगा, यहाँ पे सम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक सम कॉफी।